हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे और हम लोग कुछ प्रयास करते हैं सीखने के लिए। आज भी हम लोग पर्यावरण और सामान्य ज्ञान से सीखेंगे, है ना। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नया नया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो मिलता रहे और हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन करते रहें, है ना। प्रतिदिन हम लोग तैयारी करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मुगल शैली में मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत शाह दौलत का मकबरा, है ना, कौन सा है बताइए। मलिक बया का मकबरा, बेगू हजाम का मस्जिद, तेलहड़ा का मस्जिद या मरे स्थित मकबरा, इनमें से कौन है। तो सही जवाब यही है कि मरे स्थित मकबरा, है ना। अभी जो हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं इसमें मूल रूप से 6 to 8 के बुक से लिया गया है ना, सारे क्वेश्चन। चलते हैं और अगली प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनाया बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। क्यों बनाया? अपनी पत्नी की याद में बनाया। और बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा अफगान शैली में निर्मित है, जो 1545 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, एक झील के मध्य में स्थित है। यानी सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। किस शैली में निर्मित है? तो अफगान शैली में निर्मित है। कब बनकर तैयार हुआ? 1545 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जो एक झील के बीच में है ना। दिल्ली का लाल किला बनाया गया 1638 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा, यानी दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है बिहार शरीफ स्थित इब्राहिम मलिक या बया का मकबरा। इब्राहिम मलिक का मकबरा बिहार शरीफ में है, जो तुर्क काल में बिहार की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। बिहार में तुर्कों का अधिकार हो गया था 12वीं सदी में, यानी 12वीं शताब्दी में तुर्कों का अधिकार बिहार में हो गया था। 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर, 7 घोड़ों वाले रथ में कितने पहिए हैं? सब मिलाकर 12 पहिए हैं, उसमें 7 घोड़े लगा हुआ है उसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर में, है ना, और 12 पहियों वाला है। मुगल काल माना जाता है 1526 ईस्वी से लेकर के, मुगल काल 1526 से लेकर के 1857 तक के समय को मुगल काल कहा जाता है। यानी इस काल को मुगल काल के नाम से जानते हैं हम लोग। 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई, है न? सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, है न? तो स्पष्ट है कि इसका सही जवाब लोदी वंश होगा, क्योंकि लोदी वंश के शासक को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में डाली थी। प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 या 15 अप्रैल 1528। सही जवाब है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तुलुगमा नीति बाबर के द्वारा खानवा युद्ध में, घाघरा युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, है ना। सही है जवाब इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर या शाहजहां ने? तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी।
अगले प्रश्न, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की याद में किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर का, है ना? किसका निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब होगा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था गुजरात विजय की याद में। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या इनमें से कोई नहीं? किसने लिखा है? सही जवाब है कि आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को किनके बीच हुई? है ना? अकबर और हेमू के बीच, मुगल एवं राजपूत के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सिकंदर और आदिल शाह के बीच। सही जवाब है अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 को हुआ, अकबर और हेमू के बीच। दीने इलाही नामक धर्म शुरू किया गया किनके द्वारा? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या इनमें से कोई नहीं? है ना? तो दीने इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहा जाता था कि यह सभी धर्मों का मिश्रण था इसमें, है ना? अगले प्रश्न, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती थी? चांद बीबी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार, है ना? तो इसका सही जवाब होगा कि चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। मुगल प्रशासन में व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? है ना? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बहादुर शाह ने? किसने प्रारंभ किया? तो सही जवाब है अकबर ने मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ की मुगल शासन में। अब चलते हैं अकबर के नवरत्नों पर बात करते हैं। अकबर के नवरत्न जो थे, है ना, उनके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। अकबर के नवरत्न अबुल फजल, है ना, जो इतिहासकार थे। फैजी प्रसिद्ध कवि थे। बीरबल करीबी सलाहकार थे एवं विश्वास पात्र थे। टोडरमल राजस्व अधिकारी थे। राजा मान सिंह विश्वसनीय सेनापति थे। मुल्ला दो प्याजा ये हास्य उपाख्यान थे, है ना। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन अजियाजुद्दीन खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष के जानकार थे। और अब्दुल रहीम खान खाना यह एक विद्वान थे। ये मैंने अकबर के नवरत्नों के बारे में बताया। ये अकबर के नवरत्न थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। कौन थी मुगल काल की राजभाषा? तो सही जवाब है कि उसकी राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो सही जवाब है अकबर। अकबर सती प्रथा का पूरा विरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस युद्ध से मुगल काल की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। तो सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल काल की नींव पड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल काल चित्रकारी किसके दरबार शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? है ना। बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल। अब अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर की जीवनी किसने लिखी? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, अब्दुल नबी खां या बीरबल? किसने लिखा था? तो सही जवाब है कि अबुल फजल ने लिखी थी अकबर की जीवनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग पर्यावरण से कुछ प्रश्नों को लेते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष का काल था।
है ना। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर आकर पढ़े थे। ये बात कर रहे थे पिछले जो पेज से हम छोड़ दिए थे ना, वो नालंदा विश्वविद्यालय का, उसके बारे में। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़े थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे, तो चीन के। किसके शासनकाल में भारत आए, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया, है न। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान के केंद्र भी थे, है न। पुस्तकालय को धर्मगंज, जो 9वीं मंजिल का इमारत था, 3 पुस्तकालय, है न, उसको रत्न दधी या रत्न रंजक तथा रत्न सागर के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर 4 महाद्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय में परीक्षा लेते थे। इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था तथा डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य की देखरेख में चल रहा है। बिहार के स्मारक, मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर या पाटलिपुत्र, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, गुप्त वंश के शासक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया। बोध गया, महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाली महावीर का जन्म स्थली है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब में। सूफी संतों का केंद्र बिहार, अशोक के स्तंभ नंदन गढ़ लौरिया तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ। मोतिहारी का केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है, जो मोतिहारी में है। केसरिया स्तूप मोतिहारी का। गोलघर पटना में है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद है। औरंगाबाद गया के बगल में एक जिला है, यानी वहीं देव सूर्य मंदिर है औरंगाबाद जिला में। जल मंदिर पावापुरी में है। महाबोधि मंदिर गया में है, इससे आप परिचित ही हैं, है न। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है न। सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया। अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए? जितने भी खरीफ फसल होते हैं सबको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जो जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक उसको काटा जाता है। कौन सी फसल को कम पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है? रबी फसल, है ना। रबी फसल को कम पानी चाहिए, जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी मार्च तक काटा जाता है। परंपरागत रूप से लोग नदियाँ, तालाब एवं कुओं से सिंचाई करते थे। अब नलकूप, बोरिंग आदि जैसे और भी साधन हैं। जितना खाओ उतना पकाओ। शेखपुरा में बारात, खाना खाकर 20 लोग बीमार। कम अवधि तक संरक्षित रखने वाला खाद्य पदार्थ है ना। ये सब जो है 7वां नंबर अध्याय से है, 5वीं कक्षा की डायरेक्ट बुक से लिया गया है ना। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है, जो एक व्यक्ति को होता है तो उसके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी हो जाता है। मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने बताया, यानी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के बारे में सबसे पहले बताया। रॉस का जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था।
कुनैन की पत्तियों या छाल से मलेरिया का इलाज होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। बिहार के मानचित्र के अध्ययन तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको देख लीजिए। सर्दी में जो फसल लगाते हैं उसको रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, सरसों, जौ, धनिया, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर, ये सब रबी के अंतर्गत आता है। गर्मी में जो फसल लगाया जाता है उसको जायद फसल या गर्मा फसल बोलते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन, है ना। आमतौर पर जायद फसल सबसे कम समय में उपजता है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं, है ना। सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। देखते रहिए, हम लोगों का तैयारी होता रहेगा, है ना।